जब हमार सियान मन है उमर रास्ता बताई, पैडगरी रास्ता में हमार सियाने मन चले और पैडगरी रास्ता में चल के ही हमार रास्ता आगे बनते। हमार सियान के बात ला लेके चलबो तो हमार सही रहो। साहू जी आदरणीय हमार द्वारका साहू जी, आदरणीय हमार गोविंद चंद्राकर जी, ये मन लगा था आज ये कोई अपन स्वार्थ, आगे की खेती हम लोग कैसे करना है, आगे की खेती में हम लोग कैसे संघर्ष रहना है, हम लोग यही चीज हम लोग समझ के चलना है भाई। एक सती आज ये आंदोलन ला और अच्छा व्यापक रूप से समझ सोचे लगी कि अगर मिट वोट बैंक के राजनीति मन में नहीं आना है। हम लकाई दवा थे चुनाव आते था 35 किलो देवा था। अमित शाह, तोमर, किसान एकता लड़ेंगे। चना देवे, मूंग देवे, सब देवे, है ना। अब वही में हमन कहा एक प्रकार से ये फिर से आजादी के किसान के आजादी की लड़ाई है, ये आप लोग सब लोग समझे लगे। और हमन का पंजाब के कैसे आते वो कहा प्रश्न कर। मेरे विचार में पिछले कम से कम 20 वर्षों में जब से मैंने राजनीति को ढंग से देखना शुरू किया है, इससे बड़ा गांधीवादी चिंतन और क्रियान्वयन किसान आंदोलन से बड़ा इस देश में क्या दुनिया में नहीं हुआ है। अब एक गांधी जी के जीवन से एक छोटा सा उपलक्ष्य सुनाता हूं। इस देश में अलगाववाद का सबसे पुराना जो लड़ाई रहा वो नागालैंड का रहा। नागालैंड में अलगाववाद के जो सबसे बड़े नेता हुए वो फीजो हुए, उनका नाम फीजो था। आजादी के वक्त फीजो ने कहा कि नागालैंड को आज तक लड़ रहे हैं। 2014 में आते ही नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि नागालैंड का समझौता हो गया है। आज 7 साल हो गए हैं उस घोषणा को इन्होंने मतलब जनता को नहीं बताया है कि क्या समझौता हुआ है, अभी तक छुपा हुआ है। वहां वो लोग वापस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि समझौता हो गया है। तो फीजो साहब गांधी जी के पास आए शिकायत लेके कि भारत सरकार खासकर नेहरू जी नागालैंड के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर उस पर कब्जा करने वाले हैं। तो गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार को मैं सैन्य कार्रवाई करने नहीं दूंगा। यदि सेना के बल पर वो आपको कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है आप आजाद हैं? तो फीजो ने कहा हाँ। गांधी जी ने कहा नहीं, आप लोग गुलाम हैं। आप लोग जब तक अच्छी तरह खेती करना नहीं सीख जाएंगे और हस्तकरघा नहीं सीख जाएंगे तब तक आप आजाद नहीं हैं। कोई सरकार कहीं बैठ जाए, कोई पार्टी, कोई राजा कहीं बैठ जाए, कोई सेना कहीं बैठ जाए, इससे कोई गुलाम नहीं बनता। आदमी गुलाम उस दिन बनता है जब उसके हाथ से उसका खेती छिन जाए, जब उसके हाथ से उसके हस्तकरघा की कारखानाएं जो छोटी हैं वो छिन जाए। रोटी और कपड़े के लिए जब आप किसी और पर मोहताज हो जाते हो तो तुम गुलाम हो जाते हो। अब वो वनवासी थे, आदिवासी अंचल है नागालैंड, और उन दिनों तो बहुत पिछड़ा था, वहां के लोगों को खेती भी नहीं आता था अच्छे से। तो गांधी जी ने कहा कि आओ मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें खेती सिखाऊंगा, मैं तुम्हें हस्तकलाएं सिखाऊंगा, बुनकरी सिखाऊंगा, बढ़ई और लोहार का काम सिखाऊंगा। इन सब पे बहुत शोध किया गांधी जी, और उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। और मैंने यही किया भारत को आजाद करने के लिए, लोगों को उनके हल और उनका चरखा लौटाया। 5000 साल बाद जिस दिन से हल का इजाद हुआ था, भारत में खेती के उपकरणों का इजाद बंद हो गया था।
गांधी जी ने 300 से ज्यादा खेती के औजारों का आविष्कार किया खुद। क्यों? क्योंकि जब तक खेत आपके हाथ में है और आपका रोटी और कपड़ा आपके हाथ में है, तब तक ये देश, ये समाज और हम सब आजाद हैं। और ये खेती की लड़ाई, इस खेती को बचाने की लड़ाई गांधी जी की शुरू की हुई असहयोग आंदोलन के 100वें वर्ष में हम आज गांधी जी के पहले आंदोलन, असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और 100 साल बाद हम वापस उसी मुहाने पे खड़े हो गए हैं। हम वापस उसी मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां 100 साल पहले गांधी जी खड़े थे अंग्रेजों के कारण। जब उन्हें देश को याद दिलाना पड़ा कि ये चरखा और ये हल यही तुम्हें आजाद बनाए हुए हैं। और आज फिर हमें इस गांव में, देश के हर गांव में हर किसान को ये याद दिलाना पड़ेगा कि सरकार कुछ भी कहती रहे, मीडिया कुछ भी कहती रहे, आपका ये खेत और आपका ये हल और आपकी ये जो रोटी और कपड़ा की आजादी है, यही आपका बनाए हुए। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, क्योंकि इस कानून जो है, ये जो 3 काले कानून है, इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष किसान, दूसरा पक्ष कॉर्पोरेट। तो किसान मतलब आजादी, ये हमने समझा गांधी जी के उस वाक्य से, हमने ये समझा कि किसान का मतलब है आजादी। और इसी के बरक्स, इसी के सामने में कॉर्पोरेट मतलब गुलामी। ये कॉर्पोरेट सिर्फ कोई कंपनी तक सीमित नहीं है, ये अफसरशाही और ये नौकरशाही भी कॉर्पोरेट है। एक अनजान व्यक्ति पर गोली चलाने की हिम्मत सिर्फ एक गुलाम कर सकता है, जो कहता है मुझे हुक्म मिला है। एक अनजान व्यक्ति पर लाठी बरसाने का हिम्मत सिर्फ एक गुलाम कर सकता है, और वो गुलाम कहता है मुझे हुक्म मिला है। अब आप उसे नौकरशाही कहिए, कॉर्पोरेट कहिए, व्यक्ति के भीतर से उसका खुद का विवेक छीन लेने का प्रक्रिया और उसे गुलाम बनाने का प्रक्रिया को या तो कॉर्पोरेट कहते हैं या नौकरशाही कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विवेक से कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं कर सकता, उसका स्व विवेक खत्म हो जाए, यानी उसका स्वराज खत्म हो जाए, तो फिर आप उसे कॉर्पोरेट कहते हैं। तो अगर किसान बरक्स कॉर्पोरेट है, मतलब ये आजादी बरक्स गुलामी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लड़ाई है असहयोग आंदोलन के 100वें वर्ष में, हमें वापस असहयोग को सीखना है। हम जो कहते हैं हम इन कानूनों को नहीं मानते, हम उसी असहयोग की बात कर रहे हैं। कोई भी नियम, कोई भी कानून, हम कहते हैं नीति। नीति शब्द आता है नैतिकता से, नैतिक या नीति। इसीलिए हम दुनिया जहां की नीतियां पढ़ते थे, विदुर नीति, चाणक्य नीति। तो नीति का मतलब क्या है? नीति शब्द आता है नैतिकता से, नैतिक नीति। राजनीति कहते हैं जब राजा नीति के अनुसार चलता है तो वह राजनीति कहलाता है। बुरे को सही का मार्ग बताना देवनीति है, और राजा देव प्रतिनिधि है तो यह राजनीति है। महाभारत में लिखा है। तो आज अगर हमें ये बताया जाता है कि हम, और नीति कहां से आता है? नैतिकता हमारे इस निर्णय लेने के स्वविवेक से आता है। हमसे हमारा स्वविवेक छीन लेना, हमसे निर्णय करने का आधार छीन लेना और उसे किसी कॉर्पोरेट या नौकरशाही के हवाले कर देना, देश को आत्मा विहीन कर देना। तब भी गांधी जी इसी से लड़ रहे थे और आज भी हम लोगों को इसी चीज से लड़ना है। इसीलिए ये जो कानून है, इसकी व्याख्या यही है कि ये किसान बनाम कॉर्पोरेट है या आजादी बनाम गुलामी है।
यही हमारी समझ है, यही गांधी जी ने हमें समझाया था और हम कोई कोशिश कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के शताब्दी वर्ष में हम फिर इस सोच को, इस विचार को, इस समझ को जो गांधी जी हमें दे गए थे, जिसे शायद हमारे युवा लोग आज भूलने लगे हैं, उन्हें फिर याद दिलाएं कि ये ख्याति है आपकी आजादी के उस आंदोलन की, जिसने इस देश में आंदोलन की एक नई परंपरा गढ़ी है। आज 100 साल हो गए हैं आंदोलन के परंपरा को। इसके अलावा तकनीकी विशेषताएं इस बिल के ऊपर बात कर सकते हैं कि इससे मंडियां, इससे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य चला जाएगा। सरकार खरीदी बंद करना चाहती है, सरकार कहती है पैसे नहीं है। ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, हमारे परंपराओं की दुहाई देती है। हमारे देश में राजा का जो आदर्श है, विक्रमादित्य, उसकी पहचान यही थी कि अगर शाम तक किसी व्यक्ति का, किसी किसान का कोई माल न बिके तो वो खरीद लेता था। आज 2500 साल बाद भी अगर ये देश की जनता 2100 साल बाद भी एक कल्पना ही सही संजोए हुए है विक्रमादित्य का, वो सिर्फ इसी आदर्श पर है कि उसके राज्य में हर व्यक्ति को ये वचन था राजा का कि यदि उसका सामान उस दिन भर में नहीं बिकेगा तो राजा उसे खरीद लेगा। किसान यही तो मांग रहा है, यही परंपरा ही तो मांग रहा है कि हमारा ये उपज, हमारी ये सरकार, हमारा ये राजा हमसे खरीदे। उसी परंपरा को आज 2100 साल बीती, जो हमारी अंतरात्मा में, हमारी सोच में, हमारी मेमोरी में, हमारी याददाश्त में बसी हुई है, उसे हम जी रहे हैं, उसे हम सोचते, हमारी ये सोच है कि राजा को हमारा वो सामान खरीदना चाहिए। और ये कहते नहीं। तो बस अपनी बात खत्म करता हूं वापस इन 3 मुद्दों पे कि किसान मतलब आजादी, कॉर्पोरेट या उसका भाई है नौकरशाही मतलब गुलामी, और तीसरा कि राजा का जो सोच, जो कल्पना, जो संकल्पना हमारे मन में है, उसके भीतर ये निहित है कि वो किसान का सामान खरीदेगा और इसके पलटने पर किसान उसे राजा नहीं मानेगा। और अगर किसान, आज की सरकार एमएसपी का यह कानून नहीं लाती तो किसान उसे अपनी सरकार नहीं मानेगा। भारत माता की जय। थोड़ा हाल साफ हो जाए। आग लगी है, आग मोदी बाग, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। यही कड़ी में योगेश कुमार बाइट वालों में रहती आ जाएगा। योगेश कुमार चंद्राकर, संयुक्त किसान मोर्चा से खरोरा, माठ खरोरा। आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के तत्वाधान में ये एक दिवसीय रेल रोको आंदोलन का समर्थन देने के लिए समस्त किसान, सभी किसान बंधुओं के साथ में यहाँ एक दिवसीय आज रेल आंदोलन में आरंग की पावन भूमि पर आए हुए हैं। और जब तक यह बिल, काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम किसानों द्वारा आंदोलन कर इसी तरह से हम सरकार को शांतिपूर्वक ढंग से बाध्य करेंगे और हमारी मांगे माने और किसानों का समर्थन करें, क्योंकि यह भारत किसानों की भूमि है। और आने वाला समय में इस चीज़ के और व्यापक रूप से हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। धन्यवाद।